मध्य युग में तुर्कों को लेके एक कहावत चलती थी कि देयर इज नो तुर्क हु वुड नॉट बाय ओपियम विथ हिज लास्ट पेनी। जी हाँ, अंग्रेजी में भी तुर्क ही होता, लोग टर्क पता नहीं क्यों कह देते हैं। मतलब इस कहावत का ये हुआ कि ऐसा एक तुर्क नहीं जिसकी आखिरी दमड़ी बची हो और उससे भी वो अफीम न खरीद ले। अफीम एक छोटा सा पौधा जिस पर पैदा होता है एक फूल, और इस फूल के बारे में इतिहासकार और लेखक अमिताव घोष अपनी किताब स्मोक एंड एशेस में लिखते हैं कि ऐसा लगता है कि इस फूल ने बहुत पहले से इंसानों से एक अजीब रिश्ता बना लिया है। हो सकता है कि इस पौधे ने अपनी केमिस्ट्री ही ऐसी विकसित की हो कि इंसान इसे फैलाएं। घोष लिखते हैं आगे कि शायद इसीलिए अफीम की कोई जंगली किस्म नहीं होती, इसे हमेशा इंसानों ने उगाया, विडंबना ये कि अपनी ही बर्बादी के लिए उगाया। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप आज तारीख के इस एपिसोड में बात करने वाले हैं हमारे साथ अफीम के इतिहास की। अफीम या इंग्लिश में पॉपी कहते हैं, एक हरे रंग का पौधा होता है जिससे निकलता है दुनिया का सबसे नशीला पदार्थ। अफीम यूँ तो नशे के लिए बदनाम है, लेकिन अफीम से दवाएं भी बनती हैं। अफीम का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मानव सभ्यता का। नवपाषाण युग यानी आज से करीब 10,000 साल से भी पहले जब मानव ने खेती सीखी, पशुपालन शुरू किया और शुरुआत हुई सभ्यताओं की, तभी से शुरुआत हुई इंसान और अफीम के संबंधों की भी। स्विट्जरलैंड, स्पेन, जर्मनी आदि इलाकों में नवपाषाण युग के अफीम के अवशेष भी पाए गए हैं। अफीम के प्रयोग का जिक्र लगभग सभी सभ्यताओं में मिलता है। मेसोपोटामिया में इसको हुलगिल कहा गया, इसका अर्थ हुआ खुशी का पौधा। ग्रीस में हिप्पोक्रेट्स नाम के एक हकीम हुए जिन्हें फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है और जिनकी लिखी शपथ हर डॉक्टर को लेनी होती है। उन्होंने भी अफीम का जिक्र एक कारगर दवा के रूप में किया है। ग्रीस, रोम, मिस्र और अरब आदि के साथ भारत में भी अफीम का इस्तेमाल दवा के रूप में हुआ और धार्मिक कर्मकांडों में भी। चलिए जानते हैं कि अफीम हिंदुस्तान कैसे पहुंची। भारत में अफीम के बारे में जानकारी मिलती है मुख्यतः दो किताबों से, एक 10वीं शताब्दी के धन्वंतरी निघंटू और दूसरी अकबर के शासनकाल में अबुल फजल द्वारा लिखी गई आईन अकबरी। इसके अलावा एक और किताब है शांगदर संहिता। इस किताब के अनुसार पहले अफीम का उपयोग दवा या कर्मकांड तक के लिए सीमित था, लेकिन फिर मुगलों के ज़माने में अफीम की खेती को खूब बढ़ावा मिला। ये बढ़ावा मिलना लाजमी भी था क्योंकि खुद बादशाह अफीम के दीवाने थे, फिर चाहे वो बाबर हों, हुमायूं हों, अकबर या फिर जहांगीर और अफीम का रिश्ता तो बहुत अनोखा था। राजा को शराब की लत थी, बहुत कोशिशों के बाद भी शराब नहीं छूटी तो किसी शुभचिंतक ने उपाय सुझाया कि जहर को जहर ही काटता है, शराब को छोड़ने के लिए अफीम दे दो इसे। जहांगीर ने इस सलाह पर अमल कर लिया। हालांकि इससे शराब की लत पर तो कोई असर नहीं हुआ, लेकिन जहांगीर अफीम चीवी हो गए। आगे की जिंदगी जहांगीर ने तमाम उम्र 3 दफ़ा अफीम लेते हुए गुजारी। पक्का नशा। मुगलों के दौर में अफीम की खेती पर बादशाह का अधिकार होता था, यानी कब कौन कितनी खेती करेगा ये नियम राज दरबार से तय होता था, यानी तब भी कंट्रोल शासन का ही था, आज भी है। उत्पादन के अलावा डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी सत्ता के हाथ में था। अफीम मुगलों की कमाई का एक बड़ा जरिया हुआ करती। मुगलों की ताकत में हालांकि जैसे जैसे कमी आती गई, अफीम पर उनका वर्चस्व भी कम होता चला गया। खेती हो रही थी, उनका वर्चस्व कम हुआ। 17वीं सदी के अंत तक अफीम के कारोबार पर अंग्रेज़ों का कब्जा हुआ और इसके बाद शुरू हुआ अफीम का असली खेल। अफीम से मुनाफे की गुंजाइश को देखते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अफीम की मोनोपोली बनाई। अफीम की खेती के लिए किसानों को लुभाने लगे। अंग्रेज उन्हें कम किस्तों पर ब्याज देते और खरीद से पहले ही मूल भी दे देते। इसके अलावा जमींदारों ने भी खेतीहीन किसानों को अफीम बोने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों के दौर में धंधा इतना फला फूला कि 1770 तक अफीम का उत्पादन दोगुना हो गया। शुरुआत में किसानों को यह धंधा मुनाफे का लगा क्योंकि कैश क्रॉप था, इसलिए अफीम की खेती भी खूब होती गई, लेकिन फिर जल्द ही इसका नुकसान नजर आया। अफीम की खेती खेतों को बंजर कर देती है, भारी फसल होती है, लिहाजा साल 1770 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा जिसमें 50 लाख से 1 करोड़ लोग मारे गए। आज के मॉडर्न इंडिया में भी बहुत बड़ा नंबर है, उस वक्त की पॉपुलेशन के हिसाब से तो बहुत बड़ा नंबर है। ये सिर्फ बंगाल का हाल था, इसके अलावा देश भर में किसानों को भारी नुकसान हुआ। आधे से ज़्यादा किसान कर्ज में डूब गए क्योंकि अफीम में लगने वाली लागत उनको मिलने वाली कीमत से बहुत ज़्यादा थी। इन सब से बेअसर ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम से हुए मुनाफे के दम पर लगातार अपना साम्राज्य विस्तार करती रही।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने साल 1775 में बंगाल में पहली अफीम एजेंसी की स्थापना की। इसके बाद बारी आई बनारस और गाजीपुर की। आज भी ये इलाके अफीम की खेती के केंद्र हैं। अंग्रेज यहीं से अफीम का व्यापार करते। अफीम के कारोबार से अंग्रेजों ने खूब पैसा कमाया, लेकिन जब भारत का मार्केट सैचुरेट हो गया, यानी जितने लोग अफीमची हो सकते थे हो चुके, उन्होंने विदेशों में अफीम का निर्यात शुरू किया अंग्रेजों ने। सबसे पहले शुरुआत हुई चीन से। कहने को ये चोखा धंधा था, लेकिन अंग्रेजों ने इस मामले में धूर्तता की। हुआ यूं कि अंग्रेज थे चाय के दीवाने। दिक्कत ये थी कि चाय सिर्फ चीन में तब पैदा होती थी, पैदा और भी जगह होती थी, लेकिन प्रोसेसिंग आदि का जो ट्रेड सीक्रेट था वो चाइना में था, वो किसी को देते नहीं थे। चीन से चाय आयात के बदले ब्रिटेन को बदले में कुछ देना होता था। मुख्य उत्पाद कपास था जो भारत और अफ्रीका में पैदा होता था, लेकिन चीन को कपास से मतलब नहीं था क्योंकि चीन खुद का कपास उगा सकता था। उन्हें चाहिए था सिल्वर यानी कि चांदी, जिसकी ब्रिटेन के पास कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी आप कितनी चांदी देते रहेंगे तो डिप्लीट होते रहेगी। ब्रिटेन के कुलीन परिवारों में चाय की खपत बढ़ी तो शाही परिवार के पास वो भागे। ब्रिटेन के राजा ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई रास्ता निकालने को कहा। अब देखिए, रास्ता राजा ने निकालने को कहा, उन्होंने कौन सा रास्ता उन्होंने निकाला धूर्तों ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नशे की काट नशे से निकाली, लेकिन कितना ओछा। उन्होंने भारत में अफीम खरीदना शुरू किया और इसे ले जाकर चीन में बेचना शुरू किया और इलीगली बेचा। चीन में लीगल नहीं था तब अफीम का व्यापार। बदले में चांदी ली। अफीम के साथ फायदा था कि जितना बेचो उतनी मांग उसकी बढ़ती जाती थी। अफीम के कारोबार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चांदी का ढेर लगा दिया। फिर इसी चांदी को ले जाकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन से ही चाय खरीदी। करीब 100 साल तक ये कारोबार चलता रहा। अब चीन का राजा इससे बहुत परेशान हुआ क्योंकि चीन में लोग अफीमची हुए जा रहे थे, काम नहीं करना, फूक के पड़े रहना, और चाय के कारोबार से जो चांदी आ रही थी वो भी अफीम के बदले जा रही थी। मतलब चीन के लिए सिर्फ घाटा ही घाटा हो रहा था। चीन ने इसका क्या जवाब दिया? 1839 में चीन के किंग साम्राज्य ने अफीम के 20,000 बक्से समंदर में बहा दिए कन्फिस्केट करके, और ब्रिटेन के साथ चाय के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। बदले में ब्रिटेन ने युद्ध की घोषणा की। 1839 और 1852 में चीन और पश्चिम के बीच 2 युद्ध हुए जिन्हें ओपियम वॉर्स के नाम से जाना जाता है। इन जंगों में चीन ने न केवल हार का सामना किया, उसे भारी जुर्माना भी भरना पड़ा, बल्कि यही एक कारण था कि हांगकांग का प्रशासन ब्रिटेन के हाथ में चला गया। कैंटन शहर बर्बाद हो गया। जिस अफीम के चलते ये सब हुआ था वो आगे चलकर भी बहुत सारी मुसीबतों का कारण बनी। अफीम की लत के चक्कर में घर बर्बाद हुए, लोग मरे, बहुत कुछ हुआ। लेकिन अफीम की पूरी कहानी जानने के लिए हमें इसके एक और पक्ष के बारे में जानना होगा, और वो है मेडिसिन वाला जो इसका एंगल है। अफीम से दवा बनती है जिससे मॉर्फिन कहा जाता है। इससे एक और नाम से जाना जाता है गॉड्स ओन मेडिसिन, यानी भगवान की दवा। ऐसा इसलिए क्योंकि मॉर्फिन एक पेन किलर है, दुनिया की सबसे बेहतरीन पेन किलर जो सीधे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करती है। मॉर्फिन अफीम का ही एक प्रकार है, उसी को प्रोसेस करके बनाते हैं। अब ज़्यादातर सिंथेटिक तरीके से लैब में भी बन जाती है। मॉर्फिन की खोज सबसे पहले साल 1803 में हुई। फ्रेडरिक विल्हेम सर्टनर नाम से एक जर्मन फार्मासिस्ट थे। उन्होंने 1803 में मॉर्फिन बनाने में सफलता हासिल की और 1843 में पहली बार मॉर्फिन को इंजेक्शन द्वारा लेने की प्रक्रिया का भी इजाद किया। इंजेक्शन से मॉर्फिन देने का महत्व इसलिए काफ़ी ज़्यादा था क्योंकि इससे मॉर्फिन की जो क्षमता थी 3 गुना हो जाती। हालांकि इसका यही गुण इससे सबसे खतरनाक नशा भी बनाता है। साल 1874 में C.R. एल्डर राइट नाम के एक केमिस्ट ने मॉर्फिन को और ताकतवर बनाया और यहाँ से दुनिया ने पहली बार जाना हेरोइन को। दुनिया का सबसे खतरनाक नशा माना गया। पूरब से लेकर पश्चिम तक कुछ ही दशकों में हेरोइन का संकट इतना गहराया कि साल 1909 में अमेरिका ने अफीम पर बैन लगाया और 1910 में ब्रिटेन ने भी अफीम को गैर कानूनी घोषित कर दिया। आधुनिक इतिहास की बात हम कर लेते हैं थोड़ी। अब यहाँ 1953 में पहला संयुक्त राष्ट्र अफीम सम्मेलन आयोजित हुआ जिसमें दुनिया भर में अफीम की रोकथाम और ट्रेड को लेकर नियम बने। साल 1961 में हुए सम्मेलन में भारत को दुनिया भर के उन 11 देशों की सूची में शामिल किया गया जो कानूनन अपने क्षेत्र में अफीम की खेती और खरीद फरोख्त कर सकते हैं। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि अफीम की खेती 2 प्रकार से होती है। अफीम का जो पौधा होता है उसके 2 हिस्से होते हैं, एक जिसमें गोंद यानी लेटेक्स पैदा होता है और दूसरा पोस्ता यानी छोटे छोटे दाने। ये दोनों हिस्से अलग अलग काम आते हैं।
अफीम का लेटेक्स ज्यादा नशीले पदार्थ बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। भारत ऐसा इकलौता देश है जिसे संयुक्त राष्ट्र से लेटेक्स की खेती करने का अधिकार मिला हुआ है। अफीम की खेती के लिए सरकार से अलग से लाइसेंस आपको हासिल करना पड़ता है। कौन सी जगह कितने खेत में अफीम बोई जा सकती है, इस सब का निर्णय सरकार के हाथ में होता है। देश में राजस्थान के झालावाड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में बाराबंकी, मध्य प्रदेश में नीमच, मंदसौर आदि जगहों पर मुख्यतः इसकी खेती की जाती है। मंदसौर और उसके आसपास के ही इलाकों से हमने वो खबरें सुनी थी जहाँ तोते अफीमची हो गए थे, तोते अफीम खाने लगे थे। जहाँ तक बाकी दुनिया की बात है, मुख्यतः 2 इलाके हैं जहाँ अफीम का उत्पादन भारी मात्रा में होता है। इन्हें गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट के नाम से जाना जाता है। थाईलैंड, म्यांमार और वियतनाम और लाओस का इलाका मिलाकर गोल्डन ट्रायंगल बनता है और गोल्डन क्रिसेंट कहते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के इलाकों को। दुनिया में सबसे ज़्यादा अफीम पैदा होती है बर्मा में, जबकि दूसरे नंबर पर है अफगानिस्तान। हालांकि इन देशों में अफीम की इल्लीगल खेती एक बहुत बड़ी समस्या है और दुनिया भर के देश इस संकट से जूझ रहे हैं। अफीम का बिजनेस सेक्स ट्रैफिकिंग जैसे अपराधों से जुड़ा हुआ है, नार्को टेररिज्म से जुड़ा हुआ है। आतंकवाद की ज़्यादातर फंडिंग इससे होती है। इसके बावजूद नशे के तौर पर अफीम का इस्तेमाल दुनिया भर में बढ़ा ही है, मॉर्फिन के रूप में भी और हेरोइन के रूप में भी बढ़ा है। इसी के साथ हम अपना एपिसोड यहाँ पे समाप्त करते हैं। अफीम के इतिहास पर अगर आप और जानना चाहते हैं तो आप अमिताभ घोष की एक बेहतरीन किताब पढ़ सकते हैं, स्मोक एंड एशेस, अ राइटर्स जर्नी थ्रू ओपियम्स हिडन हिस्ट्रीज। आज के तारीख के एपिसोड में इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी और दिलचस्प किस्से के साथ। इसी के साथ हम लेते हैं विदा। तारीख के आज के एपिसोड को लिखा कमल ने और कैमरे पर रिकॉर्ड किया आलोक ने। आप देखते रहिए ती लल्लन टॉप।